Good morning, dear student. Today we will discuss about prospectus, form and content of prospectus. इससे पहले बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीन मेन डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोस्पेक्टस भी मेन ही आ जाता है क्योंकि पब्लिक कंपनी है। तो वैसे ये तीन मेन डॉक्यूमेंट हैं जो फिलहाल अगर रजिस्ट्रेशन होना है, इनकॉर्पोरेशन होना है कंपनी का, शेयर इशू करने हैं, तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे MOA बोलते हैं। सेकंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे AOA वो भी कह सकते हैं। और थर्ड आता है प्रोस्पेक्टस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोस्पेक्टस क्या है और इसके कंटेंट। प्रोस्पेक्टस क्या है ये मैं बता चुकी थी, एक बार MOA बता देती हूँ। MOA जिसमें ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होते हैं, मेन उद्देश्य किस लिए स्थापित हुई है कंपनी का, फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। MOA सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी को ये डॉक्यूमेंट फुलफिल करना ही होता है, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट है जिसके प्लेस पर टेबल F आप शो कर सकते हो। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस वैसे तो बनवाने ही पड़ते हैं प्रोस्पेक्टस, तभी शेयर इशू कर सकती है। शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस जारी किए जाते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया लेकिन फिर भी इसका एक सब्स्टिट्यूट है, इसकी एक स्टेटमेंट जो है जारी करनी होती है, रजिस्ट्रार को देनी होती है। उस स्टेटमेंट में क्या है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। बस ये है, प्रोस्पेक्टस में ज्यादा डिटेल देते हैं हम, स्टेटमेंट है तो हम कम डिटेल को फॉलो करते हैं। तो अब देखिए बेटा, फॉर्म एंड कंटेंट क्या है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, जिसमें सारी ही इंफॉर्मेशन जब शेयर इशू किए जाते हैं, ये पब्लिक कंपनी के लिए, हाँ जी पब्लिक कंपनी जारी करती है, प्राइवेट नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को क्या देती है, शेयर्स इशू करती है। इशू करने से पहले अकॉर्डिंग टू लॉ कंडीशन है प्रोस्पेक्टस जारी करना ही पड़ेगा या इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्या कंटेंट है प्रोस्पेक्टस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोस्पेक्टस इज सच अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का विच अट्रैक्ट द पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ कंपनी कमर्शियल प्लानिंग एंड इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। देखिए प्रोस्पेक्टस एक वह डॉक्यूमेंट है कंपनी का जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करे, यानी अपनी मनी को इन्वेस्ट करे। किसमें, कंपनी में। कौन सी, जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही मानिए कि पब्लिक कंपनी है और वो आम जनता को, जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर रही है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। और कब इन्वेस्टमेंट करेगा, एक व्यक्ति क्यों अपनी मनी कंपनी में देना पसंद करेगा, तब देगा जब उसे लग रहा है कि उसे प्रॉफिट अच्छा होगा, उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तभी तो करेगा। जनरली हम क्या करते हैं, हमें अब हमारी एक मनी मिलती है, मनी यानी हमें एक आय प्राप्त हुई, हमें इनकम प्राप्त हुई। इनकम को क्या करते हैं जी, बैंकों में ले जाते हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, बैंकों में ना देकर हम उधार दे देते हैं किसी को। क्यों भाई, बैंकों में क्यों नहीं दिया, उधार क्यों दे दिया, उधार इसलिए दे दिया कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है जी बैंक में जो रिटर्न है वो कम आएगी, लेकिन बैंक में सेफ्टी भी तो बहुत होती है इसलिए रिटर्न कम है। और उधार है तो यहाँ रिटर्न हमें ज्यादा मिल जाएगा, सेम चाहे 1 लाख यहाँ दिया हो, अब 1 लाख चाहे उधार के रूप में दे रहे हो, एज अ लोन के रूप में दे रहे हो, तो लोन के रूप में जो आपने मनी दी है 1 लाख और 1 लाख चाहे बैंक को देते, तो यहाँ रिटर्न कम मिलता हो, यहाँ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। लेकिन रिस्क, जहां रिटर्न ज्यादा आएगा रिस्क भी रहता है। बैंक में तो सेफ रहेगी आपकी मनी, अब लोन है, ना जाने जिन लोन दिया है कब रिटर्न होगा, टाइमली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा जिसको भी आपने लोन दिया है। तो बहुत ही आपको सोच समझकर अपनी मनी देते हैं, तो इसलिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है ताकि व्यक्ति सोच समझकर अपने पूरी इच्छा अनुसार सोच विचार करके देखकर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फिर अपनी मनी को इन्वेस्ट करे इस कंपनी में। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है ताकि आम जनता को पता रहे जी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, वो कैसे चल रही है, क्या उसका उद्देश्य है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेकिंग कर रही है, सब कुछ कौन बताता है, प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को। तो देखिए, अगर पब्लिक को अट्रैक्ट करना है कि वो अपनी मनी को यहाँ यानी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए कंपनी को भाई अपनी कुछ कमर्शियल प्लानिंग बतानी पड़ती है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी शो करनी होती है कि काफी अर्निंग कैपेसिटी है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है ताकि अट्रैक्ट हो लोग, ठीक है। स्कूल का प्रोस्पेक्टस क्यों बनाया जाता है, लोग, उन लोगों को, कोई भी आम जनता है, कोई भी पब्लिक है, इजिली उसको देखे और उसको सारी इंफॉर्मेशन पूछने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस से ही मिल जाए, ठीक है।
कॉलेज में जाओगे जी, प्रोस्पेक्टस परचेज करते हो जी, क्यों? उससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी, एक एक करके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो सारी स्थिति, सारे एक डेटा होगा, पूरे स्कूल का डेटा को शो कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है प्रोस्पेक्टस। इट इज नेसेसरी द प्रोस्पेक्टस शुड इंडिकेट और रियल पिक्चर होनी चाहिए कंपनी पोजीशन की। ध्यान दीजिए बेटा, जो ये प्रोस्पेक्टस है, अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग दे देते हैं, कंपनी द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, चाहे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, वो गलत इंफॉर्मेशन इसमें शो कर रही है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। उसके ऊपर क्या लगती है? पेनल्टी भी लगती है। सेबी द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, सेबी कौन है? जो इस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? सेबी बोलते हैं, कंट्रोल करता है बेटा, इस पर पेनल्टी लगाता है, क्योंकि जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो जनरल पब्लिक उसको खरीदती है, और वो खरीदेगी क्यों? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देकर, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को देकर। जब उसी को आप गलत शो करोगे तो इट मींस लोगों की मनी भी आपने एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी में चले गए। आप उन्हें आपने फेयर रूप से कलेक्ट नहीं कर रहे हो। लोगों की जो मनी है, लोग मनी इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन आपने गलत शो कर दिया, प्रोस्पेक्टस में आपने गलत इंफॉर्मेशन शो करी है, तो इसके लिए क्या भी देनी पड़ती है? पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इसलिए प्रोस्पेक्टस बहुत सोच समझकर और पूरी फाइनेंशियल पोजीशन, एक रियल पिक्चर बताता है कंपनी की, और जो कि रियल, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होती। तो बहुत सोच समझ के कानून के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है, ध्यान में रखते हुए बहुत सी बातों को। अब इनमें होता क्या है, देखें, विभिन्न डिटेल यहाँ पर गिवन है प्रोस्पेक्टस में। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एंड सिग्नेचरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पर बेटा प्रोस्पेक्टस डिटेल बता देगा। किसको बता देगा? प्रोस्पेक्टस डिटेल। जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक तो प्रोस्पेक्टस ही देखेगी, उसके आधार पर ही डिसाइड करेगी कि इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। तो इसमें सारी डिटेल होगी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किस लिए है, भाई कंपनी क्यों स्थापित हो रही है, ठीक है, कितना कैपिटलाइजेशन है, कितना इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आगे किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के उसने सोर्स कलेक्ट किए हुए हैं, क्या उसकी योजना है, सब कुछ। इसके अलावा सिग्नेचर हमने डिस्कस कर ही लिया था, मेंबर है, डायरेक्टर है, किस किस के सिग्नेचर हुए एमओए पर, सब कुछ इसमें ऑलरेडी डिस्कशन होता है। मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी नेम, एड्रेस, जो भी सिग्नेचर जिसने किया है उसका होता है, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर उन्होंने कितने लिए हैं, सब कुछ इसमें स्टेट होता है। इसके बाद आता है शेयर कैपिटल, बिलो मेंशन। मेन तो इसी के लिए तो प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे हैं, ये मुद्दा है मेन तो शेयर कैपिटल का। बिलो मेंशन इंफॉर्मेशन टू शेयर कैपिटल विल बी स्टार्टेड। विभिन्न इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन होती है। पर्टिकुलर ऑफ ऑथराइज एंड इशू कैपिटल ऑफ कंपनी। आई डोंट थिंक अब मुझे ये बार बार डिटेल में बताने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको आता ही है ऑथोराइज कैपिटल क्या है, जिसको हम किस में शो करते हैं? एमओए में शो करते हैं जी। इससे ज्यादा के शेयर अपनी जिंदगी में कभी इश्यू नहीं कर सकती जब तक स्पेशल इसमें ऑल्टर नहीं कराया जाए, स्पेशल इसमें चेंजेस नहीं। और चेंजेस कब होगा? ऐसे यूं ही नहीं हो जाता चेंजेस, इसके लिए मीटिंग बैठानी पड़ेगी, उसके बाद ही मीटिंग में जब सब एग्री होंगे, सभी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर भी आपस में आते हैं, जब सारे ही एग्री हो जाएंगे उसके बाद ही इसमें चेंजेस किया जाता है। फिर उसके लिए वही रजिस्ट्रार के पास फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जो हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ऑथराइज कैपिटल और इश्यू कैपिटल ऑफ द कंपनी, भाई इश्यू मतलब कितने इश्यू कर रही है, ऑथोराइज तो ठीक है, इससे ज्यादा के शेयर कभी जारी नहीं कर सकती। फिर ऑथोराइज के बाद कौन सी कैपिटल आती है? मैंने टाइप ऑफ कैपिटल बताया ना, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें सेकंड पर क्या था? इश्यू कैपिटल। जी पहले इश्यू करेगी वो, ठीक है, कि कंपनी कितने इश्यू कर रही है। मान लीजिए 1 लाख शेयर है टोटल, ठीक है, 1 लाख टोटल शेयर है, लेकिन फिलहाल अभी वो 50,000 के शेयर जारी कर रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? अभी जारी कर रही है। जारी किस लिए कर रही है? इशू किस लिए कर रही है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कितने का एक शेयर है सब कुछ गिवन होगा। तो सब ऑथराइज और इश्यू कैपिटल कंपनी की टाइप ऑफ शेयर, जी शेयर के टाइप भी बता दिए जाते हैं, ठीक है, शेयर के भी टाइप होते हैं बेटा, इसमें इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस भी है, आगे रिडीमेबल भी आप पढ़ेंगे, वो मैं आगे डिस्कशन करूंगी। नेम ऑफ इच टाइप ऑफ शेयर, हर प्रकार के शेयर के टाइप, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी पहले ये बता देती हूँ, चलो प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस बता देती हूँ, वैसे आपकी बुक में कुछ नहीं है लेकिन ये बता देती हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। एक प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होते हैं, दोनों ही शेयर के कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही शेयर है, इक्विटी भी प्रेफरेंस। शेयर वर्ड यूज हो गया, यानी अगर इनमें हमने मनी दी है, ठीक है, इस ऑप्शन में, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड। यहाँ भी डिविडेंड और यहाँ भी डिविडेंड। अंतर क्या होता है? जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं
यहाँ जो डिविडेंड मिलता है उसकी रेट फिक्स होती है। रेट क्या होती है? फिक्स होती है। और इक्विटी पर जो डिविडेंड मिलता है उसकी कोई रेट फिक्स नहीं होती है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड कैसे मिलेगा, वो अनसर्टेन होती है। रेट कोई डिसाइडेड नहीं होती है। यानी जितना ज्यादा प्रॉफिट, तो हम कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएंगे? प्रॉफिट। ये इक्विटी और प्रेफरेंस। तो बेटा ये ऑप्शन होता है शेयर में। टाइप ऑफ शेयर कौन सा शेयर है? इक्विटी है जी, प्रेफरेंस है। तो इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सुनिए, इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मनी इक्विटी में दी है, शेयर का टाइप है इक्विटी, तो आप ओनर माने जाएंगे। आपको किसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी? ओनर की। ठीक है, आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, आपको एक ओनरशिप मिल जाएगी। लेकिन जो प्रेफरेंस है ना, वो नहीं होते, उनको ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि इक्विटी को है। इसलिए तो इन पर एक निश्चित रूप से, इन सर्टेन रूप से एक परसेंटेज मिलता है डिविडेंड का। मान लीजिए 10% है, तो 10% ही डिविडेंड मिलेगा, चाहे कितना भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर इनको फायदा क्या है बेटा? फायदा ये है, जब रिटर्न की बात आती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले रिटर्न मिलता है और इक्विटी को बाद में। मान लीजिए लॉस हो गया तो इक्विटी को तो भूल जाइए, इक्विटी को नहीं मिलना है। और प्रेफरेंस को बेटा मिलेगा इस साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो यहाँ इनको ये फायदा होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टाइप ऑफ शेयर बता देना है कि टाइप ऑफ शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो टाइप ऑफ शेयर क्या है और पावर क्या है शेयर होल्डर की, सब कुछ आगे देखिए। यहाँ लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर। इफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर इशू द नंबर डेट पैसेंजर ऑफ देयर रिडम्पशन। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर तो मैंने बता दी है। प्रेफरेंस शेयर क्या है? जिस पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब यहाँ आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर तो लिए हैं, मिस जारी किए हैं, और सामने वाला उसको परचेज भी करेगा। लेकिन आगे एक ऑप्शन दे देते हैं जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में एक निश्चित समय के बाद कंपनी से क्या कर लेगी? वापस ले लेगी। यानी आप कह सकते हैं, इसके टाइम पीरियड लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट 20 ईयर। नॉट एग्जिस्ट 20 ईयर से ज्यादा के लिए आप ये प्रेफरेंस शेयर को अपने पास नहीं रख सकते हो। इसे वापस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? वापस देना पड़ता है। यानी रिडम्पशन होता है ऋण मुक्त। यानी आपने एक जो कंपनी ने लोन लिया, ये लोन ही तो है एक तरीके का, मनी लेना, उधार ही तो है। चलो उधार वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो लोन ही है, उधार ही तो लिया है कंपनी ने आपसे। तो रिडम्पशन यानी अब वो क्या करके आपकी मनी वापस देकर इस जो उधार है, उधार से क्या हो जाएगी? रिडम्पशन पा लेगी, यानी एक छुटकारा पा लेगी। इसे बोलते हैं बेटा रेडीमेबल। रेडीमेबल मतलब कि एक निश्चित समय के बाद जो प्रेफरेंस शेयर हमने जो इश्यू किया, यानी कंपनी, हमने मतलब जो कंपनी की बात कर रही हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ने इश्यू किए हैं, एक निश्चित समय के बाद उसको वापस क्या कर लेगी? ले लेगी। एक निश्चित समय के लिए दिया गया है, ओवर 20 ईयर से अब वो नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है 10 साल हो, 12, जैसे भी है, वो डिपेंड करता है सामने वाले ने कितने समय के लिए दिया है और कंपनी क्या ऑफर कर रही है। ये इशू किए जाते हैं तो बेटा ये नंबर कितने जारी किए जा रहे हैं, डेट और कौन क्या प्रक्रिया है कि इसके अंतर्गत हम एक निश्चित समय के बाद मिस कंपनी इसको वापस ले लेगी। तो ये सब कुछ इसमें गिवन होता है। किसमें? प्रोस्पेक्टस में। तो देखिए, पूछने की जरूरत नहीं हुई किसी से, सारा प्रोस्पेक्टस एक कंपनी की पिक्चर को शो कर रहा है। कंपनी का एक बायोडाटा हो गया जिसमें सारे डेटा है। कंपनी है यानी एक व्यक्ति है, वो उसको आप देख सकते हो कि वो क्या है, तो ये बताता है प्रोस्पेक्टस। चलिए बेटा, तो ये हो गया बेटा शेयर कैपिटल का ऑथोराइज इशू कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर, इसमें प्रेफरेंस शेयर का बता दिया है। एक बेटा रिडीमेबल, एक ई रिडीमेबल होता है। तो ई रिडीमेबल आप रिवर्स कर दीजिए, जो कि फिक्स रेट के लिए नहीं होते। अब आता है मैनेजीरियल पर्सनल। हाँ जी, मैनेजीरियल तो आपको पता है, जो मैनेजमेंट संभालेंगे। नेम और एड्रेस इन पर्सन का हाँ जी होना तो चाहिए। डायरेक्टर आपको पता ही है, और एक प्रपोज डायरेक्टर है। देखिए डायरेक्टर क्या है, मान लीजिए डायरेक्टर अपॉइंट तो किए जाते हैं, कौन अपॉइंट करता है बेटा? मेंबर। मेंबर मीन्स जो कंपनी शुरू की है, जो शेयर होल्डर है, वो किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर को। डायरेक्टर हो सकता है, और इसके लिए बेटा वोटिंग भी चलती है, कौन सा डायरेक्टर हो सकते हैं? दो व्यक्ति है, ए और बी। ए और बी दोनों के लिए ही वोटिंग चल रही है कि किसको डायरेक्टर बनाया जाए। दोनों ही कैपेबल है, फिर भी कहीं ना कहीं वोटिंग चलेगी, क्योंकि मेंबर सब इच्छा अनुसार ही जैसे वोटिंग होगी
तो वही डायरेक्टर बनेगा। मान लीजिए ये डायरेक्टर बन गया है, लेकिन बी भी तो कैपेबल था, अगर चाहे तो इसको क्या बना दिया जाता है, प्रपोज डायरेक्टर। यानी आप ये कहेंगे कि इसका सहायक हो गया। ये तो मेनली डायरेक्टर जिस पर सफलता और असफलता निर्भर है कंपनी की, और प्रपोज डायरेक्टर यानी इसका सहायक। ठीक है, ऐसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए जाते हैं और इसी का एक और सहायक बना दिया है, कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद मैनेजर और प्रपोज, ठीक है, मैनेजर बना दिए जाएंगे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ठीक है, और या प्रपोज उसका भी सहायक जो असिस्टेंट हो गया, अगर कोई हो तो इनके नेम और एड्रेस। नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर, बेटा ये डिस्कस किया था हमने पीछे। क्वालिफिकेशन शेयर क्या है, जो कौन खरीदता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर जो शेयर खरीदे जाते हैं उसे हम कहेंगे क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए यूज किया जाएगा वर्ड। तो नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर फिक्स बाय आर्टिकल फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर कितने शेयर उसके लिए फिक्स किए हैं, कितना वो खरीद लेगा। मिनिमम एक शेयर तो खरीदेगा तो कितने खरीदे हैं उसकी संख्या बताइए। प्रोविजन रिगार्डिंग रेम्युनरेशन, जी डायरेक्टर को क्या वेतन मिलेगा, सैलरीड पर्सन है वर्कड एज डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और इन अदर कैपेसिटी। ठीक है, वो किस तरीके से बेटा कार्य करेगा, वो डायरेक्टर के रूप में कार्य है या मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमने एक लगाया हुआ है, किस तरीके से और कैसे उसका वेतन दिया जाएगा, सब कुछ गिवन होगा। अब आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, that amount in the opinion of director which is necessary to be collected before starting the business of company। सब्सक्रिप्शन, बेटा सब्सक्रिप्शन देखिए यानी सब्सक्राइब यानी आवेदन बोलते हैं। आवेदन मतलब जो हमने शेयर जारी किए हैं, इशू ये बोलते हैं। इशू कैपिटल भी ऊपर पढ़ा था ना, इशू के बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब यानी जो जनता है, जनरल पब्लिक है, वो कह रही है जी मुझे लेना है ये, यानी एप्लीकेशन देगी, मैं खरीदूंगी शेयर को। ठीक है, कोई पर्सन कह रहा है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी एप्लीकेशन देना खरीदने के लिए, जी मुझे खरीदने है शेयर। तो अमाउंट ऑफ ओपिनियन डायरेक्टर के ओपिनियन में कि भाई कितना बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए फिलहाल उसने जो भी कलेक्शन है कितना कलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग भाई कितना कलेक्ट होना चाहिए। अमाउंट इन दी ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर विच इज नेसेसरी टू बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर भाई ये बता देगा मिनिमम। अब कंपनी को और अच्छे से चलाने के लिए, कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी मनी को कलेक्ट करना जरूरी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताइए। ठीक है, यानी इतना पैसा तो आना जरूरी है, तो ये भी बता दिया जाएगा अमाउंट डायरेक्टर द्वारा, डायरेक्टर के ओपिनियन में, इसलिए तो मैनेजमेंट का कार्य दिया। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बेटा जब ये बता ही देगा डायरेक्टर कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतने तो आने चाहिए ही, तो ये इतना तो मनी हमें रिसीव होनी ही चाहिए, लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। तो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, फिर लिस्ट ओपनिंग कर दी जाती है। द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बेटा सब्सक्रिप्शन आ गया, मान लीजिए कि 1 लाख शेयर जारी किए हैं, चलो शॉर्ट अमाउंट लिख देती हूँ ताकि इजी समझ आए। 1000 शेयर जारी किए हैं, 10 का 1 है, यानी टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए था, 10,000 आने चाहिए थे। ये तो इशू किए, फिर भी सब्सक्राइब में सब्सक्रिप्शन बताया था ना 90% तो होना ही चाहिए, 90% तो होना ही चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि डायरेक्टर का ओपिनियन है कि अगर 10,000 है कोई बात नहीं, अगर सब्सक्रिप्शन 10,000 से 9,500 भी हो जाता है तो बहुत है, कंपनी को इजीली हम चला पाएंगे। तो अब लिस्ट ओपन की जाएगी। हो सकता है कि हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हो, लोग बहुत सारे खड़े हैं इस 1000 शेयर को खरीदने के लिए, तो कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, फिर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, कुछ व्यक्ति को दिया जाएगा और कुछ व्यक्ति क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट भी हो जाएंगे, जिनको शेयर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से लिस्ट ओपन की जाएगी। देखिए, तो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट शैल नॉट बी अर्ली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग कैपिटल। तो बेटा जो ओपनिंग होती है सब्सक्रिप्शन लिस्ट शैल नॉट बी अर्लियर बिफोर दीजिए, पहले नहीं होना चाहिए, यानी 5th डे जो इसके एक्सपायरी डेट है, यानी प्रोस्पेक्टस जारी करने के, तो उससे पहले नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 5 डेज तो हो। उसके बाद हम ओपन करेंगे कितनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, क्या सब्सक्रिप्शन आया है। अब आता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब ये ध्यान से देखिएगा पॉइंट, मनी पेबल, हाँ जी पहले ये बता देती हूँ न्यूमेरिकल माध्यम से। मान लीजिए कि 10 का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी देखिए कैसे कैसे मंगाती है, सुनिए। सबसे पहले कंपनी क्या कहेगी जी, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन रिसीव करेगी लोगों से, ये तो जरूरी है, पहला पॉइंट, एप्लीकेशन रिसीव करेगी, शेयर्स की एप्लीकेशन है ये, ठीक है, कि लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अमाउंट में जो पहले बताती ना, अमाउंट देना पड़ता है, तो मैं इसी पॉइंट के लिए यहाँ रुकी हुई थी,
ताकि यहाँ आप अच्छे से क्लियर कर दूं। तो एप्लीकेशन पर मनी देते हैं, वो डिस्कस कर दिया था हमने, ठीक है, कि एप्लीकेशन पर एक मनी देनी होती है। अब देखिए मनी कैसे कैसे लेती है। मान लीजिए 10 रुपए लेने हैं, मान लीजिए 10 रुपए लेने हैं एक शेयर पर, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन की मनी लेती है कौन? कंपनी। तो वो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी पर। मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, तो वो क्या कर रही है, एप्लीकेशन पर ही 2 रुपए मंगा रही है। ये 2 रुपए एप्लीकेशन की मनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मिनिमम मान लीजिए 90% सब्सक्रिप्शन हो गया, वो जो टारगेट था ना मिनिमम 90% तो होना ही चाहिए, तभी तो शेयर इशू कर सकती है। अब मान लीजिए 2 रुपए तो सभी व्यक्तियों ने दे दिए, लेकिन मिनिमम 90% तो एप्लीकेशन आई ही नहीं। तो अब जितने भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो जितने भी रुपए आए हैं वापिस देने पड़ेंगे। ये वो वाली कंडीशन थी, एप्लीकेशन का भी पैसा वापस दे दिया जाता है। अब कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती, इसलिए 90% टारगेट पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए अंडरराइटर की वो हेल्प ले लेती है। तो बेटा 2 रुपए तो एप्लीकेशन पर दे देती है। इसके बाद एप्लीकेशन जैसे ही आ गई, ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न क्या आएगी? शेयर्स देना, अलॉट करना, जिसे हम कहेंगे अलॉटमेंट मनी, यानी शेयर दे रहे हैं। यहां व्यक्ति जो है शेयर को खरीदने के लिए एक एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो एप्लीकेशन पर एक मनी मंगाई जाएगी, शुरू में मंगा ली जाएगी कि मिनिमम इतनी मनी दीजिए तब आपको हम देंगे। तो जिसकी मनी आ गई, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? कंपनी द्वारा अलॉट यानी शेयर अलॉट किए जाएंगे, तब भी कंपनी मनी मंगा सकती है। तो मान लीजिए अलॉटमेंट पर वो 2 रुपए और मंगा रही है, 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी लिख सकते हो। लो मैं 3 लिख देती हूँ यहाँ। चलिए, तो बेटा ये 3 रुपए अब किस पे मंगा लेती है? डिपेंड कर रहा है कंपनी पर, कितने मंगा सकते हो सकता है 1 रुपए मंगाए। अलॉटमेंट मनी कहलाई जाएगी। ये कौन सी मनी कहलाई जाएगी? अलॉटमेंट, यानी शेयर अलॉट कर दिए, दे दिए सामने जनता को, दे दिए अलॉटमेंट, ठीक है। जब शेयर देंगे तो अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आती है बेटा फिर कॉल मनी, यानी अब मंगाएंगे वो कितना, ठीक है। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, कितना बच गया? 5 है, तो बेटा उसको फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल जैसे भी है इस तरीके से मंगा सकते हैं। ये ऑप्शन होते हैं मंगाने के, ठीक है। किस किस तरीके से कलेक्ट की जा सकती है मनी, ये एक ऑप्शन है। अब कैसे वो ऑप्शन फॉलो करती है वो कंपनी पर डिपेंड है। फर्स्ट सेकंड कॉल रख रही है, या फर्स्ट के बाद सीधा फाइनल रख रही है, या सीधा ही सारा अमाउंट मंगा रही है, वो डिपेंड करेगा कंपनी पर। लेकिन ये ऑप्शन है मनी कलेक्ट करने का। लेकिन एप्लीकेशन पर तो मनी देनी पड़ेगी। मनी पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑन शेयर विल बी स्टेटेड, तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना सामने देने वाले को कि एप्लीकेशन पर मुझे कितनी मनी देनी है, और जब अलॉट होंगे शेयर तब मुझे कितनी मनी देनी है, ताकि वो इकट्ठे रखे। इफ एनी प्रोस्पेक्टर हैज बीन इश्यू इन द लास्ट 2 ईयर, अगर कोई प्रोस्पेक्ट इशू किया गया है लास्ट 2 ईयर में, देन द पर्टिकुलर ऑफ द सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड शेयर शुड बी गिवन। तो जो भी बेटा सब्सक्राइब, जितनी भी सब्सक्रिप्शन थी, कितने सब्सक्रिप्शन आई है, कितने सब्सक्राइब किए गए हैं, कितने अलॉट किए गए शेयर, कितने अलॉट किए गए हैं, किस रेट से, तो सब कुछ गिवन होना चाहिए। पास्ट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है शेयर और डिवेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये देखिए क्या है, शेयर हो, अब शेयर में दोनों ही जाते हैं, बस आप शेयर वर्ड यूज कीजिए, मेन इसका रिलेशन इक्विटी से। शेयर और डिवेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कई बार ये भी ऑप्शन होता है। The number and value of those share, number and value of those share debenture which had been issued during the last 2 years for the consideration other than cash, either fully paid or partially paid. In this regard, consideration should also be mentioned. तो देखिए प्रोस्पेक्टस में पूरा ही एक चिट्ठा हो गया, वो पूरा करेक्टर को शो कर रहा है, पूरी कंपनी को शो कर रहा है, कंपनी ये है, देखिए ये भी बताया जाता है। अब ये क्या है देखिए, शेयर और डिबेंचर इशू किए गए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और पर्पज से शेयर और डिबेंचर दिए हैं। डिबेंचर भी मैं बता चुकी थी, लोन होते हैं, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसका मतलब क्या है, यानी कैश तो नहीं लिया, लेकिन कैश के बदले फिर भी दिए हैं शेयर और डिबेंचर, कुछ भी दिए हो, मर्जी है कंपनी की। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी को क्या परचेज करनी है जी, कंपनी को परचेज करनी है कोई एसेट्स परचेज करनी है, चाहे मशीन ही परचेज करनी हो, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी कुछ भी हो, हम एसेट्स लिख लेते हैं, उसमें सब आ जाएगी। कंपनी को एसेट्स परचेज करनी है वेंडर से, ठीक है, जो बेचने वाला है। अब वो क्या कर रही है, उसको मनी ना देके वो कह रही है जी शेयर ले लो, मनी ना लेके वो क्या कह रही है जी शेयर ले लो, तो उसे कहते हैं शेयर या डिबेंचर, जो भी देना चाह रही है, मनी नहीं ले रही उससे वो, लेकिन वो कह रही है मनी के बदले आप ये ले लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जितनी मनी मैं आपको देना चाह रही थी, मनी के बदले मेरे शेयर्स ले लीजिए फ्री में, फ्री मतलब वही पैसा, तो इक्वलिटी हो जाएगी ना। तो वो शेयर और डिबेंचर दे सकती है अगर
कैश के अदर देन कैश, कैश ना देकर कोई एसेट्स खरीद रही है, एसेट्स के बदले अगर ये देती है तो वो भी कैसे दिया है, ठीक है, किस तरीके से दिया है, कंसिडरेशन, कैश फुली पेड है या पार्शली हो सकता है, एसेट्स है, मान लीजिए 50,000 रुपए दिन है, 25,000 तो कैश दे दिए और 25,000 तक के क्या दे दिए, शेयर या डिबेंचर जारी कर दिए हैं, उसको दे दिए हैं। तो किस तरीके से पे किए हैं, सब कुछ गिवन होना चाहिए। अब आता है शेयर प्रीमियम। तो बेटा प्रीमियम पर भी शेयर जारी किए जाते हैं। डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की डिटेल इफ एनी गिवन ऑन शेयर इशू बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, डेट जो प्रोस्पेक्टस की डेट है और जो पहले जो 2 ईयर्स है वहां जो सारी डिटेल है सब कुछ गिवन होता है बेटा। देखिए तो डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर कोई है शेयर्स पर, ठीक है, जो 2 साल पहले जो प्रोस्पेक्टस अब जो जारी किया जा रहा है उससे पहले अगर कुछ किया गया तो वो सब कुछ गिवन होनी चाहिए। अभी आता है प्रीमियम। क्या है प्रीमियम? होता है बेटा कुछ अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए का एक शेयर है, उसे हम बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या है? 10। अंकित मूल्य जिसे कहते हैं, क्या है अंकित मूल्य? जैसे आप बेटा कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस पर 10 रुपए लिखा हुआ है, वो उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू हो गई, यानी इतने का वो वस्तु मिलेगी आपको, उससे कम में मिल सकती है, डिस्काउंट मिल रहा है तो वरना उतने में मिलेगी, तो वो कहलाई जाती है। मान लीजिए 10 का एक शेयर है तो फेस वैल्यू। कई बार कंपनी इसी को ज्यादा पर बेचती है, ज्यादा पर बेचती है, 10 के प्लेस पर 12 का बेच रही है। फेस वैल्यू लिखी 10 है लेकिन वो बेच कितने में रही है? 12 में दे रही है एक शेयर। फेस वैल्यू लिखी 10 है लेकिन वो कह रही है मैं प्रीमियम पर बेच रही हूँ 12 पर, तो इट मीन 2 रुपए अब शेयर पर क्या आ जाएंगे? एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और ऐसा वो क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है कि कहीं ना कहीं बहुत से खर्चों को पूरा करने के लिए, और बेटा प्रीमियम पर इसलिए जारी कर रही है कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल अच्छी है, लोग ज्यादा में भी खरीदेंगे, फेस वैल्यू से ज्यादा में भी खरीदेंगे, तो वो प्रीमियम पे लागू कर देती है। 10 की प्लेस पर 10 रुपए की फेस वैल्यू लेकिन 12 पर बेच रही है, अब आपको वही शेयर पर 12 रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये 2 रुपए ऐसा क्यों कर रही है? प्रीमियम पर कब जारी करेगी? उसका मेन रीजन ये होगा बहुत से कुछ एक्सपेंसेस है, अंडर राइटिंग फीस है, ठीक है, और यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करना है मनी को, अगर जो मनी आ भी रही है संस्था के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना है तो अब वो प्रीमियम पर दे देती है, तो ये कहलाया जाता है शेयर प्रीमियम, यानी जो फेस वैल्यू फेस से ज्यादा। अब आता है अंडर राइटर। क्या है? इफ शेयर डिबेंचर आर इशू विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर, अगर शेयर और डिबेंचर इशू किए जाते हैं किसके माध्यम से? अंडर राइटर की तो हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% पूरा करना ही पड़ेगा। तो कौन अंडर राइटर? नेम, कंडीशन, सब कुछ दिया होना चाहिए, ठीक है। आगे और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा सब कुछ गिवन होना चाहिए। अगला आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा प्राथमिक खर्चे, प्राथमिक खर्चे तो ये है ही, शेयर जब जारी कर रहे हैं बहुत सी लीगल फीस देनी पड़ रही है, आपने देखा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब फीस चल रही है, अंडर राइटर की फीस है, इतने खर्चे हैं, तो ये सब खर्चे भी मेंशन होने चाहिए। एस्टिमेट अमाउंट कितना खर्चा तो होगा, और भाई कौन कौन ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, जो फिलहाल कंपनी शुरू कर रहे हैं वही इन्वॉल्व होगा। इसके बाद आता है प्रोमोटर। प्रोमोटर के बारे में पता होना चाहिए। अमाउंट टू बी गिवन टू बी प्रोमोटर अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटर इन दी कंपनी। जी प्रमोटर, हाँ जी प्रमोटर जो है कंपनी को शुरू करा है जी, क्या अमाउंट? वही जिन्होंने कंपनी शुरू की है, जो मेंबर है वही तो प्रमोटर है, जिन्होंने शुरू में कंपनी को स्टार्ट किया है वो कहलाए जाएंगे प्रमोटर। और कंपनी को शुरू करते समय मनी तो दी है, तो कितनी मनी दी है, कितना उनका हित जुड़ा हुआ है कंपनी को, किस तरीके से चला रहे हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहा है, किस उद्देश्य से कंपनी स्थापित की गई है, सब कुछ गिवन होना चाहिए। अब आता है ऑडिटर। डिटेल ऑफ देयर नेम, एड्रेस, फीस, सब कुछ गिवन होनी चाहिए। फिक्स फी ऑडिटर, ठीक है, नेम ऑडिटर कौन है जो डिटेल जो अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, ऑडिट कौन करेगा, अंकेशन कौन करेगा, बुक को हैंडल कौन करेगा, हमारी अकाउंटिंग बुक को, सब कुछ गिवन होना चाहिए। डिटेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की तो डिटेल होना चाहिए जी, बिजनेस का स्कोप जी कहाँ तक फैला हुआ है, अगर बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो बताइए, और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी चाहती है कि एक और बिजनेस को वो परचेज कर ले और इस तरीके से व्यवसाय को बढ़ाए। बेटा व्यवसाय को अगर इंक्रीज करना है बहुत से ऑप्शन होते हैं, मैं कहूँ अपने व्यवसाय को इंक्रीज करो तो क्या क्या ऑप्शन होंगे, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना, या हो सकता है किसी और के व्यवसाय को खरीद लेना, या दूसरे स्टेट तक फैल जाना, ये सब बहुत से ऑप्शन होते हैं।
कंपनी अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर रही है जिसको अभी फिलहाल 3 साल हुए भी नहीं है, फिर उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। कहने का मतलब सब डिटेल देनी है जो कंपनी ने किया है या करने वाली है। आगे प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, देखिए प्रॉपर्टी कितनी है, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी जो भी परचेज की है, नेम, एड्रेस, सेलर, दे विल बी पेड, कैश किया है, पेमेंट किया है, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, इफ एनी प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज, लीज पर ली है, सब कुछ डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, मनी हाफ रूप में दी है या फुल रूप में दी है, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है जो जिसके माध्यम से आप ये एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ गिवन होना चाहिए। हमें लीज के बारे में बता देती हूँ बेटा। जो बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉपर्टी यानी कोई भी एसेट्स, मान लीजिए मशीनरी है तो हम वहाँ रेंट यूज नहीं करते, वहाँ लीज यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस है, कंपनी है, तो यूं थोड़ी कुछ समय के लिए ही वस्तु को लेती है, लीज पर लेती है बेटा। एक लीज होता है, एक रेंट होता है तो दोनों सेम, कि वस्तु दूसरे की और हम उसको ले रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, बिजनेस में लीज पर लिया जाता है। ठीक है, हम जनरली कोई मकान ये लेते हैं तो हम रेंट पर ले लेते हैं। हम बेटा लीज जो होता है एक लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल एक एग्रीमेंट है जिसकी में जो लीज पर देने वाला और लीज पर लेने वाला दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट, कि एक प्री डिसाइडेड डेट के बाद, ठीक है, जो भी प्री डिसाइडेड डेट है, और लीज पर बेटा 50, 60, 70 कितने भी सालों के लिए आपको वस्तु आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो लीज पर अगर वस्तु को लिया है, लीज पर अगर वस्तु को लिया है, कोई भी प्रॉपर्टी ली है, आपने एसेट्स ली है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो लीज पर देने वाला और लेने वाले के बिटवीन एक क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कहने का मतलब जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं हो जाती तो वो विभिन्न फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब तक तोड़ देगी। ये नहीं कि दे तो दी इसने, ठीक है, जितने भी सालों के लिए, मान लीजिए 20-25 साल के लिए दे दी, और उससे पहले कह रहा है लेने वाले से जिसने ली थी, ला भाई मेरी ये मशीन वापस दे दे। नहीं, ये नहीं देगा, और ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि एक लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई जिसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। दोनों में से भाई कोई ये कह रहा है और ये कह रहा है लेने वाला जी वापस ले ले, देने वाले से कह रहा है जी वापस ले ले ये मशीन, मुझे नहीं चाहिए अब, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए लीज पर ली जाती है। व्यवसाय में अगर कोई एसेट्स ले रहे हैं तो हम लंबे समय के लिए लेते हैं, उसमें लीज यूज करते हैं, लेकिन रेंट में ऐसा नहीं होता, इसलिए लीज वर्ड यूज होता है। अब अदर रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल, इफ द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देयर इज एनी बैन ऑन प्रेजेंस ऑफ मेंबर इन मीटिंग, speaking, voting, right to transfer share or any ban on company director regarding management of company, then the nature of such ban should be explained directly। अगर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है बोलने पर, वोटिंग पर, अगर सबने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी है तो सब कुछ गिवन होना चाहिए। कितने भाई कितने टाइम वोट दे सकते हैं, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ यहाँ गिवन होना चाहिए अगर कुछ है। इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। हाँ जी, कितना आप प्रॉफिट में रख रहे हैं, कितना रिजर्व में रख रहे हैं प्रॉफिट को, क्योंकि व्यवसाय का अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्व तो होना चाहिए, तो डिटेल होनी चाहिए। कितना कमा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन, जो मनी बाहर इन्वेस्ट करे उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रिजर्व, और भाई क्या क्या कंपनी को सहायता मिल रही है, कितना रिजर्व उसके पास कलेक्ट हो रहा है ताकि वो डेवलप करने पर अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सके। प्रॉफिट जनरेट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ दी कंपनी एसेट्स एंड मेथड ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। प्रॉफिट बेटा ऐसे भी जनरेट होता है कि रिवैल्यूएशन की जाती है कंपनी एसेट्स की, रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन, ये इसलिए की जाती है, जनरली कई बार हम देखते हैं बेटा वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कोई लैंड ली है, ठीक है, मान लीजिए 10 साल पहले लैंड ली थी, अब उसके भाव क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, तो इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन, कितना बढ़ गया है, तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है। हाँ जी, मनी यानी जितना पहले उस पर इन्वेस्ट किया था अब फिलहाल प्रेजेंट में वो कितने की है। ठीक है, मान लीजिए आपने अपना घर खरीदा था, मान लीजिए शॉर्ट अमाउंट लिख देती हूँ 1 लाख का ही, ठीक है, वैसे आता नहीं है लेकिन वैसे ही लिख रही हूँ बताने के लिए, लेकिन आज के टाइम में उसकी वैल्यू होगी 10 लाख, ठीक है ना, 9 लाख बढ़ गए ना। तो इनको कहते हैं इस तरीके से कैलकुलेशन करना, रिवैल्यूएशन करना, उस यानी मूल्यांकन, प्राइस देखना उसका। तो ये भी फॉलो होना चाहिए कि क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, अब क्या एसेट जो है इंक्रीज है डिक्रीज, सब कुछ। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, टाइम प्लेस, भाई कंपनी का इंस्पेक्शन तो की जाएगी, बैलेंस शीट आप पढ़ते हो अकाउंट में, एसेट्स लायबिलिटी, तो क्लोज प्रॉफिट किस टाइम में होगा वो मेंशन होना चाहिए। Material contract, under this date of each contract, name and address each party involved in contract are given.
हर एक डेट जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है किस पार्टी के साथ, सब कुछ गिवन होना चाहिए। कौन सेलर है, कौन ब्रोकर है, लीगल एडवाइजर, फॉरेन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ही मिलकर बेटा दूसरे के साथ मिल जाना, ठीक है। अगर ये भी कुछ एंटर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सब गिवन होना चाहिए, ठीक है। मोर देन या 2 ईयर डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सब कुछ पास्ट का सब कुछ गिवन होना चाहिए। अब आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब स्टेटमेंट देते हैं डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, अगर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करे तो क्या जारी करते हैं स्टेटमेंट, तो रजिस्ट्रार को देना जरूरी होता है। अब कंपनी विच है जिसमें शेयर कैपिटल है, अगर वो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही तो उसे क्या जारी करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, किसको, रजिस्ट्रार को, ठीक है। प्रायर टू एडवांस 3 डेज, ठीक है, कम से कम 3 दिन पहले ही आपको बता देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट दे देनी पड़ेगी जारी करने से पहले, कोई भी शेयर्स अलॉट करने से पहले। कंडीशन क्या है, कब जारी करते हैं भाई ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी एक स्टेटमेंट, व्हेन कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज नो इशू बाय प्रोस्पेक्टस, अगर जारी कर ही नहीं रही शेयर कैपिटल तो कर देगी एक स्टेटमेंट, उसमें शो कर देगी। व्हेन प्राइवेट कंपनी हैज बीन कन्वर्टेड, अगर वो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई तो भी एक देगी, तब भी इसके बारे में बताएगी, रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट देगी फिर आगे बनवा सकती है prospectus if the whole capital of company receive automatically and doesn't find necessity to issue a prospectus, सारी कैपिटल रिसीव हो चुकी है अब उसे जारी नहीं कर रही इशू, जब जारी नहीं करने तो प्रोस्पेक्टस की क्या जरूरत है। अ कंपनी विद डजंट इशू शेयर डिबेंचर टू पब्लिक इनिशियली बट वांट टू डू इट आफ्टरवर्ड, फिलहाल अभी तो वो नहीं जारी कर रही शेयर लेकिन बाद में करेगी तो फिर इसके बारे में रजिस्ट्रार को दे दीजिए। स्टेटमेंट में फिर थोड़ी बातें हम देते हैं। व्हेन द कंपनी हैज सोल्ड इट शेयर टू अ पर्सन हु विल सेल देम टू जनरल पब्लिक, जैसे ये रहा बेटा अंडरराइटर, जो अंडरराइटर को सेल कर रहे हैं और फिर वो इसको जनरल पब्लिक को देगा, जनरल पब्लिक को देगा, उसकी जिम्मेदारी हो गई, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस नहीं उसके की स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी कि प्रोस्पेक्टस क्यों जारी नहीं किया, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें होगी उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है हाँ जी, क्या क्या कंटेंट होते हैं देखिए प्रोस्पेक्टस में। अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पीछे थे ना सारे वो ही है, और शेयर्स कैपिटल की इंफॉर्मेशन डिटेल होती है, डायरेक्टर का नेम होता है, राइटर का नेम, ऑडिटर का, ठीक है, डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एंड प्लेस, सब कुछ गिवन होता है स्टेटमेंट में। बस इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ही जो पीछे थी उससे थोड़ी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन होती है। ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, वो स्टेटमेंट भी गिवन होती है, तो इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ, बस इतना अंतर होता है, वो जनरल पब्लिक को हम प्रेजेंट ना करके वो किसको हम शो कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को देनी पड़ रही है। येट इट इज फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये फाउंडेशन है कि कंपनी और शेयर होल्डर का क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें मेन जो बातें हैं वो डिटेल दे देते हैं जो जनरली जरूरी होती है, और रजिस्ट्रार को देनी वो मेन बातों को हम शो करके आगे रजिस्ट्रार को दे देते हैं। बस रजिस्ट्रार लेगा, जनरल पब्लिक को हम जारी नहीं कर रहे क्योंकि हम अंडर राइटर की हेल्प ले रहे तो भी जारी नहीं कर रहे वो, फिर लेकिन उसके एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को दे देते हैं। तो ये था बेटा प्रोस्पेक्टस, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।